हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉन्सेप्ट ऑफ फिजिक्स बाय अनुराग मिश्रा। आज आपको बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं जिसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का जो हमारे वीडियो रहे लेक्चर 1, लेक्चर 2, लेक्चर 3 और लेक्चर 4 को आप देख सकते हैं। आज लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का। इसमें हम फैराडेज लॉ का इंटीग्रल फॉर्म बताएंगे। अभी तक हमने फैराडेज लॉ बताया था आपको, phi b इक्वल टू माइनस डी फाई अपॉन डी टी। अगर नंबर ऑफ टर्न्स n है तो उसको phi b इक्वल टू हो जाता था n डी फाई अपॉन डी टी, नंबर ऑफ टर्न्स का मल्टीप्लाई कर देते थे। और माइनस जो इसमें यूज करते हैं, माइनस अकॉर्डिंग टू लेंज लॉ। लेंज लॉ के अकॉर्डिंग क्या है, जब आप किसी फ्लक्स में चेंज करते हैं, फ्लक्स में चेंज कैसे आएगा, जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक जो इलेक्ट्रिक लाइंस मैग्नेटिक लाइंस है उनमें आपको चेंज करेंगे तभी फ्लक्स चेंज होगा। तो फ्लक्स वेरिएशन है, करंट आप चेंज कर रहे हैं, करंट आप 1 से 5 एम्पियर दे रहे हैं तो उसमें धीरे धीरे से जो करंट में चेंज आता है जिससे फ्लक्स में चेंज आता है। ठीक है, तो ये चेंज होने से फ्लक्स में जब चेंज आएगा तो इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जनरेट हो जाता है उस सर्किट में, और इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स जहां जनरेट होगा वहां पे इंड्यूस करंट फ्लो होने लगता है। इंड्यूस करंट क्या करता है, जो मेन करंट सर्किट में फ्लो कर रहा है जिसके कारण फ्लक्स में चेंज आया, उस करंट का अगर वो इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसको उसके अपोजिट वो फ्लो करता है इंड्यूस करंट, अगर वो डिक्रीजिंग ऑर्डर में है तो उसके डायरेक्शन, मतलब उसका क्या करता है, उसके इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग दोनों जो फिनोमेना है उसकी, उन दोनों को क्या करता है, अपोज करता है। ठीक, तो ये अभी तक का कॉन्सेप्ट रहा है और इसमें हमने कई डेरिवेशन आपको कराए हैं। तो प्लीज लेक्चर 1, लेक्चर 2 और लेक्चर 3 और 4 को जरूर देख लें। अब आते हैं, आज लेक्चर नंबर 5 है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन का, फैराडेज लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म। फैराडेज लॉ का हम इंटीग्रल फॉर्म बताएंगे, जो अभी तक आपने बहुत ही कम कोई भी ऐसा जो वीडियो आपने देखा होगा यूट्यूब पे जो इंटीग्रल फॉर्म को डिफाइन करेगा। तो ये आपका हो सकता है पहला वीडियो हो जो इंटीग्रल फॉर्म आप देखेंगे, और ये वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर जो नीट और जी की एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं उनके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट आज का टॉपिक है, और जो एनडीए का एग्जाम देने जा रहे हैं इनके लिए इस कॉन्सेप्ट को आना ही चाहिए। ठीक है, तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। फैराडेज लॉ इन इंटीग्रल फॉर्म, जो फैराडेज का एक बहुत ही इंजीनियस इंस्पिरेशन है हम लोगों के लिए। इन्होंने फैराडेज हैड एन इंजीनियस इंस्पिरेशन क्या बताया था, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अभी आपने क्या देखा कि अगर कोई भी सर्किट में करंट चेंज होता है तो मैग्नेटिक फील्ड उस सर्किट में चेंज हो जाती है। ठीक, करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है, अगर आई इंक्रीज करेगा किसी सर्किट में, आई इंक्रीजेज देन मैग्नेटिक फील्ड आल्सो इंक्रीजेज देन फ्लक्स चेंजेज। ठीक, अगर करंट डिक्रीज कर रहा है किसी सर्किट में तो मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज एंड फ्लक्स डिक्रीजेज। तो ये कंडीशन स्ट्रॉन्ग मैग्नेट बनाती है और ये कंडीशन जो होगी वो वीक मैग्नेट बनाती है। स्ट्रॉन्ग मैग्नेट और वीक मैग्नेट का कॉन्सेप्ट आपको बता रहे हैं। जब करंट इंक्रीजिंग ऑर्डर में है तो मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज करेगी और फ्लक्स चेंज होगा, फ्लक्स चेंज भी इंक्रीज होगा, तो ये देगा स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। क्या बनाएगा, स्ट्रॉन्ग मैग्नेट। और सेकंड कंडीशन में करंट डिक्रीजेज, मैग्नेटिक फील्ड डिक्रीजेज, देन phi भी आल्सो डिक्रीजेज, तो ये देगा वीक मैग्नेट। तो स्ट्रॉन्ग मैग्नेट, वीक मैग्नेट। अब यहां पे आपने जो कॉन्सेप्ट देखा, करंट कनेक्टेड टू मैग्नेटिक फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड कनेक्टेड टू फ्लक्स, लेकिन जो फैराडे ने बताया है कि मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इस चीज को हम बताना चाह रहे हैं कि मैग्नेटिक फील्ड किस तरीके से इलेक्ट्रिक फील्ड को जनरेट करती है, इंड्यूस करती है। ठीक है, तो मैग्नेटिक फील्ड के प्रेरण से इलेक्ट्रिक फील्ड किस तरीके से जनरेट होती है, तो और इसी के साथ साथ फैराडेज का इंटीग्रल फॉर्म भी आप सीख लेंगे। ठीक है, तो एक फार्मूला आपने पढ़ा था, ईएमएफ जो होता है वो क्या होता है, इंटीग्रेशन ऑफ ई डॉट डीएल। क्योंकि ईएमएफ जो होता है हम लोग निकालते हैं ना, ई इक्वल टू क्या होता है, डीवी अपॉन डीएल या वी अपॉन एल, उसी से तो हम यहां से कैलकुलेट करते हैं। डीवी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ई डीएल, तो वही एप्सिलॉन इज इक्वल टू क्लोज इंटीग्रेशन ई डीएल। फैराडे लॉ क्या है, जो ईएमएफ होता है वो चेंज ऑफ फ्लक्स, रेट ऑफ चेंज ऑफ फ्लक्स माइनस डी फाई अपॉन डी टी। मैग्नेटिक फ्लक्स क्या होता है, बी डॉट डी, मैग्नेटिक फील्ड इंटू
एरिया। किस एरिया के लिए? क्योंकि ये सरफेस इंटीग्रेशन है, और लाइन इंटीग्रेशन, सरफेस इंटीग्रेशन, वॉल्यूम इंटीग्रेशन आपको बताया था हमने। आप वीडियो हमारे देख लेंगे, जो इलेक्ट्रिक फील्ड के जो वीडियो इलेक्ट्रोस्टैटिक में हमने सरफेस इंटीग्रेशन, लाइन इंटीग्रेशन और वॉल्यूम इंटीग्रेशन को डिफाइन किया। सरफेस जो लाइन इंटीग्रेशन ये वन डायमेंशन को डिफाइन करता है, कोई भी एक वेरिएबल होगा। सरफेस इंटीग्रेशन टू वेरिएबल को डिफाइन करता है, dx dy कंपोनेंट या r और थीटा में, ठीक है, पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम में। और जो लास्ट में आपको बताया सबसे पहले में लाइन, सरफेस और वॉल्यूम इंटीग्रेशन थ्री कंपोनेंट को डिफाइन करता है, dx dy dz, ठीक, r थीटा d फाई dz। ये पोलर कोऑर्डिनेट सिस्टम के लिए हमने बताया, और कार्टेशियन कोऑर्डिनेट के लिए dx dy dz। तो ये कंपोनेंट किसके लिए होते हैं? वॉल्यूम इंटीग्रेशन के लिए। तो यहाँ पे ये सरफेस इंटीग्रेशन है। सरफेस इंटीग्रेशन मतलब किसी एरिया में टू वेरिएबल पे होंगे, या तो x होगा या y होगा, या x z होगा या y z। तो ये कॉन्सेप्ट आपको आना चाहिए कि जो सरफेस इंटीग्रेशन हम यहाँ से फाई कैलकुलेट करते हैं, तो फाई किसी एरिया के लिए होता है, ठीक है। तो b डॉट d है। जनरल इसका फार्मूला हम लोग फ्लक्स का क्या लिखते हैं? फ्लक्स फाई b इक्वल टू बी ए कॉस थीटा, क्योंकि एरियल वेक्टर है तो एरियल वेक्टर दोनों पैरेलल होते हैं, cos जीरो की वैल्यू होती है 1, तो बी ए हो जाता है, ठीक है। तो ये आपके सामने ये तीनों फार्मूले हैं, इन तीनों फार्मूले को आप पहले से जानते हैं। अब आपको क्या करना है, यहां पे क्या करना है, फर्स्ट फार्मूले को सेकंड फार्मूले के साथ कनेक्ट करते हैं, तो क्या हो जाएगा, क्योंकि दोनों ईएमएफ है, यहां भी ईएमएफ है और ये भी ईएमएफ है, ठीक है। तो अब आपको क्या करना है, इंटीग्रल फॉर्म बनाना है इसका, फैराडे का। तो इनका कनेक्शन आप समझ गए तीनों का। तो सबसे पहले फर्स्ट और सेकंड को कनेक्ट करते हैं, ई डॉट डीएल इक्वल, क्योंकि न्यूमेरिकल जब आप सॉल्व करेंगे तो कोई डायरेक्ट फार्मूले से न्यूमेरिकल कंपटीशन में नहीं आता है, आपको लिंक करना पड़ता है। सभी फार्मूले जो भी याद है आपको, उनको लिंक करेंगे तभी उसका आंसर आपको मिलेगा। तो आपको लिंक करना है फार्मूला, कौन सा, ईएमएफ को इस फैराडेज लॉ के साथ लिंक करना है। तो क्या हो जाएगा, ई डॉट डी एल इज इक्वल टू माइनस का डी फाई बी अपॉन डी टी, यही तो मिला। जब फर्स्ट और सेकंड को हमने लिंक किया, यहां पे इसको मान ले सपोज दैट फर्स्ट, इसको मान ले सेकंड, और ये थर्ड, ठीक है। फर्स्ट सेकंड को हमने लिंक किया, किसको, फर्स्ट एंड सेकंड, इसको हमने दो इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड को हमने लिंक कर दिया। अब आप क्या करेंगे, अब जो ये मिल रहा है इसको लिंक किसके साथ करेंगे, थर्ड के साथ में। तो थर्ड के साथ में किसकी वैल्यू है, फाइव की। तो जब फाइव की वैल्यू यहां यूज करेंगे तो हो जाएगा माइनस, इंटीग्रेशन हो जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डी अपॉन डी टी, और यहां पर हो जाएगा बी डॉट डी, ठीक। अब आपको क्या करना है कि जो फैराडेज का जो इंस्पिरेशन इन्होंने दिया है, क्या है, ये जीनियस इंस्पिरेशन है कि चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है ये, जो हमने इन्वर्टेड कॉलम में लिखी है, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस एन इलेक्ट्रिक फील्ड। अब यहां से आपको दिखाई देगा कि इलेक्ट्रिक फील्ड, जो मैग्नेटिक फील्ड अगर हम चेंज करते हैं तो वो कैसे इलेक्ट्रिक फील्ड को इंड्यूस करती है, वो आपको देखना है। यहां पे आ जाएगा इंटीग्रेशन ई डॉट डीएल इक्वल क्या हो जाएगा, और ये इंटीग्रेशन क्या है, वन डायमेंशन, क्योंकि डीएल कंपोनेंट होता है वन डायमेंशन, तो इसको क्लोज लाइन इंटीग्रेशन भी बोल सकते हैं, ठीक है। और ये किसके साथ चेंज हो रहा है, माइनस। अब आपको चेंज किसका करना है, मैग्नेटिक फील्ड का, एरिया को कांस्टेंट रखना है। तो यहां हो जाएगा डी वी अपॉन डी टी डी, मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है, चेंज के साथ इलेक्ट्रिक फील्ड भी चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड एंड इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब आपको इसको क्वेश्चन नंबर आप मान सकते हैं, सपोज दैट फोर्थ। अब यहां पे एक कॉन्सेप्ट यूज करना है, क्योंकि लाइन इंटीग्रेशन है, वन वेरिएबल हमारा चेंज हो रहा है और वो टू वेरिएबल में चेंज हो रहा है, 1 से 2 में। तो इसके लिए
थ्योरम आती है जिसको हम स्टोक्स थ्योरम कहते हैं। क्या कहते हैं? स्टोक्स थ्योरम। अकॉर्डिंग टू स्टोक्स थ्योरम के अकॉर्डिंग क्या है, जो सरफेस इंटीग्रेशन होता है, लाइन इंटीग्रेशन ऑफ E डॉट dl, it is converted into surface integration del cross E dot dl, डेल क्रॉस, क्योंकि सरफेस इंटीग्रेशन है तो टू वेरिएबल हो जाएगा। कितने वेरिएबल हो जाएगा? टू। ये हो जाएगा डी। अब इसको भी आपको हम डिफाइन कर देंगे, पहले इसको आप लिख लेंगे किस तरीके से ये आया, इसको भी हम बताएंगे। ठीक है, लाइन इंटीग्रेशन कन्वर्टेड टू सरफेस इंटीग्रेशन, देन अप्लाइज स्टोक्स थ्योरम। अभी हमने गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम भी अप्लाई की थी जब हमने गॉसेस लॉ को किसमें कन्वर्ट किया था? गॉसेस लॉ का डिफरेंशियल फॉर्म हमने कन्वर्ट किया था इंटीग्रल फॉर्म में। जब डिफरेंशियल फॉर्म को इंटीग्रल फॉर्म में कन्वर्ट किया था तब वहां पे गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम निकाली थी। गॉस डाइवर्जेंट थ्योरम क्या थी? सरफेस जो इंटीग्रेशन था उसको वॉल्यूम इंटीग्रेशन में कन्वर्ट करती थी, सरफेस टू वॉल्यूम। ये लाइन से सरफेस में कन्वर्ट करती है, लाइन टू सरफेस। अच्छा, अब ई क्लोज्ड इंटीग्रेशन E डॉट dl की वैल्यू कितनी है? सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस E dA, डेल क्रॉस E dA। तो यहां पे इसकी वैल्यू यूज करते हैं। ठीक है, तो यहां पे आ जाएगा सरफेस इंटीग्रेशन डेल क्रॉस E dA इक्वल माइनस सरफेस इंटीग्रेशन dV अपॉन dt इंटू। फिर से देख लें, स्टोक्स थ्योरम का हमने अप्लाई किस जगह पे किया? इस टर्म में। ये हमारा कन्वर्ट किसमें हो गया? डेल क्रॉस E dA। तो डेल क्रॉस E ये आ जाएगी वैल्यू। तो अब इसको हम लिख सकते हैं, कॉमन टर्म कितने हैं? dA सरफेस इंटीग्रेशन दोनों कैंसिल हो जाएंगे। तो इसको हम लिख सकते हैं क्या? इसको ऊपर लिखने दे रहे हैं, जब सभी यहां से कैंसिल हो जाएंगे टर्म, इंटीग्रेशन हट जाएगा, dA हट जाएगा, तो यहां से आ जाएगा डेल क्रॉस E इक्वल माइनस का dV अपॉन dt। तो ये फैराडे ने बताया था कि अगर मैग्नेटिक फील्ड को हम चेंज करते हैं, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड देन इंड्यूस इलेक्ट्रिक फील्ड। अब ये तो इसको प्रूफ हो गया। ठीक है, 5 सेकंड के लिए इसका आप स्क्रीनशॉट ले लें। अभी आपने फैराडेज लॉ का इंटीग्रल फॉर्म का प्रूफ देखा। इंटीग्रल फॉर्म में फैराडेज लॉ को लिखें डेल क्रॉस E। डेल क्रॉस E को हम और भी बोल सकते हैं क्या? डेल क्रॉस E, इसी को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ E। क्या बोलते हैं? कर्ल ऑफ E, कर्ल E भी बोलते हैं इसको। तो कर्ल E जो होता है उसको हम इस तरीके से लिख सकते हैं, कर्ल CURL, कर्ल E इक्वल डेल क्रॉस E। इसको लिखेंगे कैसे? E को XYZ कंपोनेंट के टर्म में आपको लिखना है। अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है तो इंड्यूस द इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस की डायरेक्शन आपको दी गई। अगर XYZ कंपोनेंट में वेरिएशन है इलेक्ट्रिक फील्ड का तो इसको ऐसे लिख सकते हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड E वेक्टर इक्वल टू I कैप। I J के परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर्स हैं। क्या है? परपेंडिकुलर यूनिट वेक्टर। और ये वेक्टर्स का जो वेरिएशन है वो XYZ कंपोनेंट में इस तरीके से होता है, I कैप EX प्लस J कैप EY प्लस K कैप EZ। एंड डेल कंपोनेंट जो डेल्टा कंपोनेंट है ये 3 डायमेंशन कंपोनेंट है और ये डिफाइन करता है I कैप D अपॉन DX, X में वेरिएशन आपको निकालना, प्लस J कैप D अपॉन DY प्लस K कैप D अपॉन DZ। अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे? अगर डेल क्रॉस E कर्ल E आपको निकालने के लिए दिया गया है तो इसको कैसे करेंगे? इसको लिख देते हैं I कैप J कैप K कैप। आपने मैथमेटिक्स में इंटर में ये सॉल्यूशन किया होगा A क्रॉस B का। ठीक है, A क्रॉस B, वेक्टर A क्रॉस B का आपने
किया होगा सोल्यूशन, तो A क्रॉस B में आपने ये देखा होगा। तो यहां पे हो जाएगा, अगर आपने कंपोनेंट निकाले हैं तो इस जगह पे सबसे पहले आप डेल का कंपोनेंट रखेंगे। तो डेल का कंपोनेंट क्या है, डी अपॉन डी एक्स, डी अपॉन डी वाई, डी अपॉन डी जेड। अब क्या करें, ई का कंपोनेंट रखें। ई का क्या है, ई एक्स, ई वाई, ई जेड। अब इसका आपको सोल्यूशन करना है। सॉल्व कैसे करेंगे, ये आपने इंटर जो मैथमेटिक्स है उसमें जो इंटीग्रल कैलकुलस है, वेक्टर में जो वेक्टर पोर्शन है उसमें आपने इसको सॉल्व किया होगा। तो इसको लिखेंगे आई कैप, इसका ये इसके साथ इंटीग्रेट होगा माइनस ये इसके साथ, तो क्या हो जाएगा, डी अपॉन डी वाई ई जेड माइनस इसका इससे इंटीग्रेशन, माइनस इसका ये और ये दोनों में क्या रहता है माइनस, माइनस डी अपॉन डी जेड किसका करना है, ई वाई का। ठीक है, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव, अगर इसको आपने पॉजिटिव लिया है तो अब की बार जो आएगा टर्म वो नेगेटिव होगा, माइनस का जे कैप। ठीक है, अब जे कैप लिया है तो अब क्या होगा, इसको बंद कर लेंगे। अब जे कैप वाली लाइन में नहीं होगा, इसका इसके साथ होगा, इसका इसके साथ। ठीक है, ये टर्म इससे और ये टर्म इससे, बीच वाले टर्म से आपको कोई मतलब नहीं होगा। तो यहां से निकाल लेंगे डी अपॉन डी एक्स किसका, ई जेड का, माइनस डी अपॉन डी जेड ई एक्स। ठीक है, अब ये क्रॉस आपने कर दिया। इसके बाद में लास्ट कंपोनेंट है, पहले हमने इसको पॉजिटिव लिया, नेगेटिव, अल्टरनेटिव पॉजिटिव नेगेटिव चलती है, इसके बाद प्लस के कैप। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, ये बंद कर लेंगे, इसका इंटीग्रेशन, इसका इससे डिफरेंशिएट, इसको इससे डिफरेंशिएट करें, तो जे कैप बंद करेंगे तो इसका इसके साथ में क्या होगा, डी अपॉन डी वाई ई एक्स माइनस डी अपॉन डी एक्स ई वाई। ठीक है, तो ये इस तरीके से आप कर्ल फाइंड कर सकते हैं। ठीक, और मैग्नेटिक फील्ड का कोई भी फार्मूला आपको, मैग्नेटिक फील्ड का वेरिएशन दिया गया है इन टर्म ऑफ टी, टाइम के साथ चेंज, तो मैग्नेटिक फील्ड का डीवी अपॉन dt से डिफरेंशिएट कर लेंगे और इस तरीके से आप इलेक्ट्रिक फील्ड या मैग्नेटिक फील्ड जो कैलकुलेट करने के लिए आएगा उसको आप कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक है, तो इस कॉन्सेप्ट का स्क्रीनशॉट ले लें। एक आपको प्रॉब्लम बताने जा रहे हैं, अभी आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, चेंजिंग द मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस्ड इलेक्ट्रिक फील्ड। इसी पे बेस्ड एक प्रॉब्लम आपको बताएंगे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। 2024 जो जी एग्जाम होने वाला है, नीट का एग्जाम जो होगा उसके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रॉब्लम है, इसको आप ध्यान से देखें। लिखा है कंसीडर ए सोलेनॉइड ऑफ रेडियस कैपिटल आर विद एन टर्न्स पर यूनिट लेंथ। नंबर ऑफ टर्न्स क्या है, एन इज इक्वल टू कैपिटल एन, नंबर ऑफ टर्न्स कैपिटल एन अपॉन एन। अगर नंबर ऑफ टर्न्स में लेंथ का से डिवाइड कर लेते हैं तो स्मॉल एन बन जाता है, इसीलिए स्मॉल एन को नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ कहते हैं। इन विच ए टाइम डिपेंडेंट करंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी, ये टाइम डिपेंडेंट करंट इसमें फ्लो हो रहा है। कैलकुलेट द मैग्नीट्यूड ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड एट परपेंडिकुलर डिस्टेंस r इज लेस देन r फ्रॉम द एक्सिस ऑफ द सिमेट्री ऑफ द सोलेनॉइड। ठीक है, सोलेनॉइड की जो इसकी रेडियस दी गई है वो कैपिटल r है, इससे किसी r डिस्टेंस पर, ये इसकी एक्सिस है, ये इसकी सिमेट्री है, सिमेट्रिकल जो एक्सिस इसकी दी गई, इससे किसी स्मॉल r डिस्टेंस पे हमें क्या फाइंड करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड फाइंड करना है। ठीक है, प्रॉब्लम आपकी मैग्नेटिक फील्ड की है और आपको फाइंड क्या करना है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो आप अगर इंटीग्रल फॉर्म नहीं जानेंगे फैराडेज लॉ का तो आप इस प्रॉब्लम को कभी नहीं कर पाएंगे। ठीक है, आप कंफ्यूज हो जाएंगे कि आप इसमें क्या करें, क्योंकि ये प्रॉब्लम तो मैग्नेटोस्टैटिक की है ना, लेकिन फाइंड क्या करा रहा है, इलेक्ट्रिक फील्ड। तो इसको बहुत ध्यान से देखें कैसे करेंगे। हम जानते हैं कि
ईएमएफ जो होता है वो क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ई डॉट डी एल होता है ना। और ईएमएफ इन मैग्नेटिक फील्ड क्या होता है अकॉर्डिंग टू फैराडे लॉ, डी फाई बी अपॉन डी टी, यही तो होता है। और फाई बी क्या होता है, जो मैग्नेटिक फ्लक्स है इसको हम लिखते हैं क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन बी डी, ठीक, बी डी, यही तो होता है। जनरली फार्मूला लिख देते हैं, फ्लक्स को लिखते हैं ना, फाई बी इक्वल टू क्या होता है, बी ए, यही तो लिखते हैं, बी ए कॉस थीटा, थीटा इक्वल टू 0 डिग्री, तो वहां पे कॉस 0 1 हो जाएगा। तो ये सभी फार्मूला को कंबाइन करेंगे, अभी इससे पहले हमने डेरिवेशन बताया था आपको, तो क्या हो जाएगा क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन ई डी एल इक्वल कितना हो जाएगा माइनस का सरफेस इंटीग्रेशन, इसकी वैल्यू रख देंगे। तो मैग्नेटिक फील्ड को चेंज रखना है ना, टाइम के साथ चेंज करना है, तो d अपॉन डी टी किसके साथ, मैग्नेटिक फील्ड के साथ, और यहां क्या हो जाएगा d, ठीक। इतना सा कॉन्सेप्ट इसमें यूज करना है, और इस फार्मूले को लाने के लिए इन फार्मूले को कंबाइन करना पड़ेगा आपको, ठीक। हमें पता है कि आपको ये फार्मूला भी आता होगा, ये भी आता होगा ये, लेकिन इसको कैसे कंबाइन करेंगे ये आपने सीख लिया, ठीक। और ये सबको पता है कि जो मैग्नेटिक फील्ड होती है किसी लॉन्ग सोलेनॉइड के लिए वो होती है म्यू नॉट एन आई, वेयर n स्मॉल n इज द नंबर ऑफ टर्न्स पर यूनिट लेंथ। तो ये मैग्नेटिक फील्ड, और जिसमें I क्या है, ये टाइम डिपेंडेंट क्वांटिटी, ये फ्लोज, क्या लिखा है, विच ए टाइम डिपेंडेंट करेंट I इक्वल टू आई नॉट साइन ओमेगा टी। तो जो करंट हमारा वैरी कर रहा है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, तो आपको I को ध्यान रखना है, ठीक है। अब ये वैल्यू यहां पे यूज करेंगे, और ई डीएल जो डीएल कंपोनेंट है ये इसका पेरीमीटर बताएगा, ठीक। अब वो लेंथ किस जगह पे हमें निकालना है, इसके अंदर कोई सोलेनॉइड होगा, वही तो उसी की तो स्मॉल आर रेडियस होगी, जो r इज लेस देन r होगी। ये आपको सोचना है अपने मन से कि r इज लेस देन r है, इसका मतलब इसके अंदर भी एक सोलेनॉइड होगा जिसकी रेडियस कितनी है, स्मॉल r, ठीक। अब इस स्मॉल r के लिए, इस सोलेनॉइड के लिए आपको क्या करना है, डीएल कंपोनेंट निकालना है। तो डीएल कंपोनेंट क्या होगा, इसका जो डीएल होगा वो इस स्मॉल सोलेनॉइड का जो इसके अंदर है उसका पेरीमीटर हो जाएगा, वो कितना हो जाएगा 2 पाई r, ठीक। तो यहां पे जो वैल्यू निकालेंगे, ई डीएल कंपोनेंट है, डीएल इसका लेंथ कंपोनेंट है, तो ई डीएल कॉस 0, तो ई डीएल हो जाएगा यहाँ पे, और डीएल जो हो जाएगा ई इलेक्ट्रिक फील्ड है, क्लोज्ड लाइन इंटीग्रेशन डीएल, यहां पे वैल्यू यूज करेंगे, तो म्यू नॉट एन कांस्टेंट क्वांटिटी है, ये बाहर आ जाएगी, चेंज क्या हो रहा है ये, तो यहां पे हो जाएगा माइनस का म्यू नॉट एन, और यहां हो जाएगा डी आई अपॉन डी टी, और ये हो जाएगा क्लोज्ड सरफेस इंटीग्रेशन डी, ठीक। मतलब ये यहां पे एरिया आपको रखना है और इस जगह पे इसकी लेंथ रखना है, बस ये दो चीजें आपको ध्यान रखना है। तो ई, ठीक, दिखाई दे रहा, फ्रेमिंग चेक कर लो। अब ई यहां पे आ जाएगा कितना, इसको क्या क्या लिखेंगे 2 पाई आर, हमने चेंज कर दिया कलर, आप ध्यान रखें। इसके बाद में म्यू नॉट एन डी अपॉन डी टी, यहां आपको आई की वैल्यू यूज करना है, कितनी वैल्यू दी गई, आई नॉट साइन ओमेगा टी, ठीक। और इसका एरिया कितना आ जाएगा, एरिया डीए एरिया कितना आ जाएगा, एक तो इसका सरकमफेरेंस है और इसकी लेंथ जो भी दी गई है, तो कितना इसका एरिया आ जाएगा। इसको हम लिखेंगे, इस पूरे को जो हमारा r वेरी कर रहा है 0 टू r, और इसको लिख देंगे 2 पाई r dr, यही तो हो जाएगा सरफेस एरिया इसका 2 पाई r dr। इंटीग्रेशन कहां से, 0 टू r, क्योंकि ये लेस देन r पे दिखा रहा है, कैपिटल R लेस देन r, स्मॉल r इज लेस देन कैपिटल R, ठीक। तो 0 से इसके इस
जो इसका सेंट्रल लाइन दी गई है यहां से ये 0 to r तक वैरी करेगा, तो 0 to r इंटीग्रेशन लिया 2πr इंटू dr। अब इसको सॉल्व करेंगे तो किस तरीके से सॉल्व करेंगे, कितना आप स्क्रीनशॉट ले लें। तो इसको लिखेंगे e इंटू 2πr और म्यू नॉट एंड इसको डिफ्रेंशिएट कर लेंगे विद रिस्पेक्ट टू t, तो यहां पे आ जाएगा आई नॉट ओमेगा, माइनस 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 साइन का कॉस होता है ना, तो यहां पे आ जाएगा कॉस ओमेगा t, ठीक है, कॉस ओमेगा t। और ये इसको लिखेंगे कितना 2πr² अपॉन 2, यही तो हो जाएगा इसका इंटीग्रेशन। अब देखो 2π से 2π कैंसिल हो जाएगा, ये दोनों टर्म कैंसिल हो जाएंगे ना, r से r कैंसिल हो जाएगा, तो E इक्वल आ जाएगा म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा कॉस ओमेगा टी, ठीक है। इधर जो टर्म दिया गया वो पाई r² अपॉन हो जाएगा 2πr, यही मिलेगा। तो पाई से पाई कैंसिल हो जाएगी, r से r कैंसिल, तो यहां पे आ जाएगा E इक्वल टू 1/2 म्यू नॉट एन आई नॉट ओमेगा r cos ओमेगा t, तो ये फील्ड आपको मिल जाएगी। अब वहां पे आपको t इक्वल टू कोई वैल्यू दे देगा कि t इक्वल टू इतने सेकंड पे निकालिए, या कोई एंगल वेरिएशन दे दे, तो आपको यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा कि किस, या कोई पीरियोडिक टाइम दे दे, क्योंकि यहाँ ओमेगा की वैल्यू भी दे सकता है, क्योंकि ओमेगा इज इक्वल टू यहाँ 2π/t है। तो इस न्यूमेरिकल में कोई भी चेंज कर सकता है, वो एक कंप्लीट जो करंट फ्लो कर रहा है उसके लिए साइकिल की वैल्यू दे सकता है। तो यहाँ भी ये आपको सोचना है कि यहाँ पे हमें किस वैल्यू का यूज करना है और इसको किस तरीके से सॉल्व करना है, ठीक है। तो ये इस तरीके से मैग्नेटिक फील्ड आपको दी गई है, आपने क्या फाइंड किया है, इलेक्ट्रिक फील्ड आपने फाइंड करके दिखाया है। तो ये बहुत ही स्ट्रॉन्ग कॉन्सेप्ट है, आपको बहुत अच्छे से इसको समझ लेना है। इस तरीके की प्रॉब्लम आपको मिलती रहेंगी। प्लीज चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब कर लें। अगर आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज लाइक जरूर कर दें, यही आपकी गुरुदक्षिणा है, प्लीज गुरुदक्षिणा जरूर देके जाएं। थैंक यू।